लौकी का हलवा, मूंग का हलवा, हाँ, और पेठे का हलवा, ये सब बलवर्धक होते हैं, ओज तेज बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में हर 2-2 महीने पर ऋतु बदलती है, तो उसका अनुपान, उसके पथ्य अपथ्य, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, ये एक पूरा पुष्प है कि आपको इसे अपने जीवन में आत्मसात करना है कि आपको किस मौसम में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका संयम होना चाहिए। यहाँ तक कि जानवर भी ऋतु के अनुसार चलते हैं। किस ऋतु में कौन सी पौध जा कर के खानी है, सब गायों को पता होता है। जो जंगल में विचरती हैं वो सब गायें आप देखिए, वो ये जानती हैं। छोटे से छोटा जीव जैसे कुत्ता ही ले लीजिए, यदि उसका पेट खराब हो तो वो सारा अन्न त्याग देता है और खाली किसी घास फूस एक आध पत्ती को मुंह में डाल करके चबाता है, अपने आप को आराम देने के लिए। उस वक्त उसको उस पत्तियों से आराम मिलता है। तो ये समझ हम में भी होनी चाहिए। बेसिक सेंस तो सबके अंदर होती है कि मुझे ठंड लग रही है तो मुझे गर्म खाना है, मुझे गर्मी लग रही है तो कुछ शीतल हो जाए, कुछ खट्टा हो जाए, कुछ भारी हो जाए। यदि भूख लग रही है तो कुछ हल्का ही खाऊं अगर मुझे भूख नहीं है। ऐसी समझ सबके अंदर प्रेरणाएं उठती हैं, लेकिन हम उनको साइड पर कर देते कई बार और अपनी मर्जी से चलते हैं। तो उस मर्जी के चलते हमें बहुत सारी व्याधियां आ जाती हैं। लेकिन शरद ऋतु में मैं आपको बता दूं क्या करना है। महर्षि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब बहुत सारी सूर्य की किरणें कभी तेज हो जाती, कभी धीमी बादलों से ढक जाती हैं, तो उससे अंदर कभी गर्मी कभी ऐसे उथल पुथल चलती है, जिस वजह से पित्त जो होता है, गर्मी जो होती है, पाचक रस जो होते हैं वो लीवर के पास जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें स्टोर होने लगते हैं, गाढ़े होने लगते हैं, क्योंकि उपयोग हो नहीं पाता ज़्यादा, बाहर वो निकल नहीं पाते क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही अच्छे से। उसी से ही ट्रिगर होती है ये सब चीज़ें, पाचन ऊर्जा उसी से चलती है। तो क्या होता है फिर? होता ये है कि उस वक्त इकट्ठे हो गए वो दोष, पित्त आदि बॉडी में, शरीर में संचय हो गया उनका। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आई, वर्षा छटने के बाद धीरे धीरे जो ऋतु आती है वो शरद ऋतु है। हल्की हल्की घी जमने लगता है, ये निशानी है उसकी। और घी जो तरल था वो जमने लगा, तो आप समझ में आ जाना चाहिए कि शरद ऋतु शुरू होने वाली। 15 दिन पहले ही थोड़ा थोड़ा असर दिखने लगता है वर्षा ऋतु के अंत में ही, रात में और सुबह अर्ली मॉर्निंग में बुजुर्गों को ठंड लगने लगती है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़े से कसैले पदार्थ खाने हैं, जैसे कि आंवला, बकरी का दूध, ये सब कसैले हैं। इससे और क्या खाना है, कसैले के साथ साथ महर्षि वाग्भट कहते हैं कि आपको थोड़े कड़वे भी खाने हैं, यानी करेला, मेथी। जो वर्षा ऋतु में पत्तेदार सब्जियां, कड़वी, बथुआ, चौलाई सब बंद कर दिया था, उसे इस ऋतु में लिया जा सकता है। थोड़ा बहुत वृक्ष चीज़ें, यानी कि थोड़ा तेल आदि के साथ उसको छौंक करके, कच्चे पत्तेदार ऐसे ना लेकर के छौंक लिया जाए तो ज़्यादा गुणकारी होते हैं। बहुत तेल ना डालिए, अगर आपको समस्या है तेल से कोई दिक्कत नहीं, हल्के हल्के थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच उसका स्निग्ध करना है, उससे क्या ही हो जाएगा। तो आपने ये कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि कड़वी चीज़ों के साथ साथ जैसे करेला आदि सब खा लिया, तो आप फिर थोड़ा सा उसमें मधुर रस भी लीजिए, यानी कि इस ऋतु में थोड़ी भूख हल्की हल्की बढ़ने लगती है, तो मधुर चीज़ें थोड़ी खाएंगे। यदि फल और दही, जिसको वर्षा ऋतु में बंद किया था, अब दही भी शुरू करना है, मच करके थोड़ा उसमें मिश्री मिला करके, कभी कभी नहीं तो थोड़ा बहुत नमक जीरा आदि जो आपको पसंद है मिलाकर लिया जा सकता है। तो ये चीज़ लेने से भी वीर्य बल पुष्ट होगा। थोड़ी और मधुर चीज़ों की बात कर लेते, खीर खानी चाहिए वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में। इसी तरह थोड़ी बहुत हल्की हल्की कोई भी मीठी चीज़, कोई भी मिठाई जो आपको पता है स्वस्थकारी है, लौकी का हलवा, मूंग का हलवा, हाँ, और पेठे का हलवा, और इसी तरह से कद्दू का हलवा, ये सब बहुत बलवर्धक होते हैं, ओज तेज बढ़ाते हैं। तो इसको आपने लेना शुरू किया लिमिट में, जब आपको लगा भूख जग रही है। ये चीज़ ज़रूर महर्षि ने वहाँ पे श्लोक के साथ कही कि भूख लगने पर खाएं, भूख लगने पर। भूख नहीं लग रही तो कैसे लगाएं? पानी पिएं, क्योंकि इस ऋतु में जल शुद्ध हो जाता है। वर्षा ऋतु छट गई, अब जो जल आएगा नदियों में, या फिर जो आपको नदियों के द्वारा छान करके सप्लाई में आपको सरकारें देती हैं, उसमें भी वो अमृतत्व होता है,
वो गुणकारी होता है, वो वात को नहीं बढ़ाता, वो कफ को नहीं बढ़ाता, वो दोषों को संतुलित रखता है, वो पित्त को शांत करने में भूमिका निभाता है। ये है उस जल की महिमा। तो आप इस ऋतु में आप खूब जल पीजिए, उससे आपके शरीर का डिटॉक्स होगा। डिटॉक्स करना ज़रूरी है इस ऋतु में, वर्षा में डिटॉक्स अच्छे से हो नहीं पाता, तो उसका सारा जो इकट्ठा हुआ शरीर में वो इसी ऋतु में साथ-साथ निकलेगा। तो कसैली चीज़ें, कड़वी चीज़ें, मीठी चीज़ें और थोड़ी स्निग्ध चीज़ें, यानी कि जिसमें ऑयल हो, स्निग्धता हो, चिकनाई हो, दूध, छाछ, पनीर, जो भी पनीर तो जैसे भारी रहता है, तो जो लोग स्वस्थ हैं वही खाएँ, लेकिन जो बीमार रहते हैं वो पनीर का पानी ले सकते हैं, आटे में गूँध के, दाल में, सब्जी में डाल करके, उनको वे प्रोटीन मिलेगा। तो ये सारी स्निग्ध चीज़ें मैंने आपको बताई, आप इसको करिए। क्या नहीं करना शरद ऋतु में? देर रात तक जागने में और चंद्र दर्शन करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिन के समय में आप बहुत ज़्यादा भारी व्यायाम करें, लेकिन भूखे ना रहें। भूखे रहने से आपका वीर्य बल घटेगा, यानी उपवास के लिए ये ऋतु अच्छी तो है, लंघन करना चाहिए, लेकिन युक्ति से, समझदारी से। यदि कोई इसमें मूढ़तापूर्वक, जैसे शरद ऋतु में ही शारदीय नवरात्र आते हैं, तो नवरात्रों में तो आपको व्रत कहा जाता है तो करिए, लेकिन उसमें आप शरीर को तपेगा जब शरीर, तो उसमें जल का पूर्ति करिए, फल आदि लेते रहिए, ताकि धातुएं ना गिरें। जिन लोगों का शरीर पहले ही जर्जर है, बिल्कुल सूखा है, तो उनको बिल्कुल निराहार व्रत नहीं रखने चाहिए। थोड़ा बहुत दूध, पयोव्रत भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पयोव्रत का मतलब होता है कि दूध के साथ सिर्फ दूध पर रहकर व्रत करना। हालांकि कई लोग आजकल वीगन हो गए हैं, तो दूध को ज़्यादा प्रमोट करने पर वो चिढ़ते हैं, लेकिन मैं कह दूं कि यदि आपकी शरीर बहुत कृश है, बहुत पतला दुबला है, बहुत कमज़ोर है और आपको उपवास करना है, तो आप दूध ले सकते हैं। जो वर्षा ऋतु में गायों के अलग अलग स्थान पर चारा चरने से जो वर्षा ऋतु में जो जल बरसता है, उससे पत्तियाँ जल्दी जल्दी बढ़ती तो हैं, लेकिन वो जल कच्चा होता है, उस वजह से वो पत्तेदार सब्जियां भी वायु कारक होते हैं। तो जीव जंतु जब वो पत्तियां खाते हैं, तो उसके दूध से लोगों को भी वायु रोग होता है। अब वो सारी समस्याएं इस ऋतु में नहीं आएगी, तो पयो व्रत करना अच्छा है, फलाहारी व्रत करना अच्छा है। मूंग पर रह सकते हैं जो पयो व्रत नहीं करते, मूंग और दूध एक जैसे ही हैं। तो अगर आप इस ऋतु में शारदीय नवरात्र में कोई 7 दिन करता है, कोई 9 दिन करता है, कोई आखिरी 2 दिन करता है, कोई डिटॉक्स करने के लिए 1 आध दिन भी कर ले, तो बहुत अच्छा है। इसमें एकादशियाँ आती हैं, उन दिनों में अगर आप उपवास रहते हैं, आप जल पर रहते हैं, नारियल पानी पर रहते हैं, तो आपको बहुत शरीर हल्का हो जाएगा। शरीर के अंदर बाल पक रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे का ओज तेज गिर रहा है, झुर्रियाँ आ रही हैं, तो ये आपको उपवास करना चाहिए। और उपवास में कई लोग पकौड़े खाते हैं, कई लोग पूड़ी बनाकर कुट्टू की या ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, ये चीज़ें गलत हैं। आपको सुंदर आहार लेना चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप 7 दिन 9 दिन ऐसे व्रत कर सकें, तो क्यों उसमें जाना? आप थोड़ा सूक्ष्म कर लें, आपको बहुत लाभ होगा। आप खाली डिनर छोड़ दें, सुबह दोपहर भरपेट खाएं, लेकिन रात्रि को उपवास कर लें, पानी पर रहें, सुबह उठकर खूब पानी पिएं, व्यायाम करें, मालिश करें, सूर्य की रोशनी भी उतनी ही लें जितनी चंद्र की लें, तो आपको बहुत लाभ होगा। ये थी आपको जानकारी जो मैंने बताई शरद ऋतु के बारे में। अगली ऋतु 2 महीने बाद फिर बदलेगी, हेमंत आएगी, शिशिर आएगी, इस तरह से फिर वसंत आएगी। तो इन सब ऋतुओं पर फिर एक बार चर्चा करेंगे। एक बार फिर से वो पुनरावृत्ति हो जाती है, रिपीट हो जाने से आप दिमाग में तरोताज़ा हो जाती हैं चीज़ें। आप सभी को बताइए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर व्यक्ति, हर जीव के लिए, मनुष्य प्राणी मात्र के लिए ये ऋतुचर्या अनुकूल है। फिर भी वैद्य भाई बहनों से अपनी प्रकृति की जांच करवाएं। किसी को थोड़ा कड़वा ज़्यादा खाना है, मीठा कम रखना है, किसी को थोड़ा मीठा ज़्यादा खाना है, कड़वा नीचे कम रखना है। इसी तरह का अपने शरीर की ज़रूरतों को समझते हुए बैलेंस करके चलना है। आज फिलहाल इतना ही। मैं नित्यानंदम श्री लेता हूँ विदा। नमस्कार।